Okay, viewers, today we discuss about the Rutherford's model of atom or the discovery of nucleus. In 1911, Lord Rutherford bombarded a thin gold foil 0.00004 centimeter thickness with high-speed alpha particles coming from the radioactive material radium or polonium. कि 19 यानी ये रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड फाइल ली। उसकी थिकनेस जो थी वो कितनी थी 0.00004 सेंटीमीटर। वो उसको हाई स्पीड अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ बम्बार्ड करवाया और वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से आ रहे थे, उनका सोर्स क्या था, पोलोनियम और रेडियम। ये दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनको हम सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो है एक अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम हमें मिली कैसे। तो ये एक लेड शीट ली, यानी हमने पोलोनियम लिया, पोलोनियम के अंदर पोलोनियम को हमने एक लेड शीट में लिया और उससे एक हमने पिन होल किया और उस पिन होल से वो अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे थे। फिर उन अल्फ़ा पार्टिकल्स को आगे हमने एक डिटेक्टर के तौर पर हमने एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट ले ली या जिंक सल्फाइड, आप इसको कहते हैं स्क्रीन है या फोटोग्राफिक प्लेट है, डिटेक्टर है, ये हमने ले लिया। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल्स इसके साथ आके स्ट्राइक कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे कि एक फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो रहा था। रदरफोर्ड ने ऑब्ज़र्व किया कि मोस्टली पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट पास कर रहे थे, स्ट्रेट गुजर रहे थे। और फिर हम उसमें ये बात कहते हैं कि जो कुछ बहुत कम ऐसे थे जो मुख्तलिफ एंगल से जो हो रहे थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी बहुत कम थे ऐसे कि जो मुख्तलिफ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ ऐसे थे जो बैकवर्ड जा रहे थे। ओके, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। ये हमने एक लेड शीट ली और यहाँ हमने एक सोर्स ले लिया पोलोनियम या रेडियम, यहाँ से पिन होल से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। और ये आगे ये जो आपको लेज़ नज़र आ रही हैं ये एक गोल्ड फाइल है और जो गोल्ड फाइल की जो थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस थी। और इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जा रहे हैं, ये जाके देखे तो ये आगे एक स्क्रीन है, इसको जिंक सल्फाइड स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट जो है आगे रखी हुई है हमने। अब यहाँ से अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल्स ये जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स असल में दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लाई और इन पे +2 चार्ज होता है या प्लस प्लस हमने इनको ज़ाहिर किया हुआ है। तो ये देखिए मोस्टली ये जो रेज़ थी वो अनडिफ्लेक्टेडली पास कर रही थी, जाके स्क्रीन के साथ स्ट्राइक कर रही थी। बहुत कम ऐसी रेज़ थी, हमने कहा ना कि कुछ कम रेज़ ऐसी थी कि जो क्या हो रही थी, अ व्यू फॉर डिफ्लेक्टेड एट वेरियस एंगल्स इन अ वेरी फ्यू और सम वर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड। कुछ ऐसी थी जो बिल्कुल जब आके टकरा रही थी वो बिल्कुल बैकवर्ड जा रही थी। ये एक्सपेरिमेंट अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इससे कंक्लूजन क्या निकला उसकी तरफ आते हैं। उन्होंने ये कहा थी कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट therefore most of the space in atom is empty, most of the space in atom is empty। क्या हम कह रहे हैं, देखो ये मोस्टली गुजर रही है, इससे ये ज़ाहिर हो रहा है एटम की मोस्टली जो स्पेस है वो एम्प्टी है। ये बात ज़ाहिर हुई, पहला कंक्लूजन ये निकला। दूसरा कंक्लूजन ये था कि एक सेंट्रल हैवी रीजन है और वो जो है ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो हैवी, चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है और ये जब जाके उस हैवी रीजन के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं या बाउंस बैक हो जाती हैं। और उस सेंट्रल पार्ट को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का, वो जो थिन डेंस स्मॉल पोर्शन है। और न्यूक्लियस बहुत स्मॉल वॉल्यूम होता है और यानी यहाँ इसका मतलब है और जो रिमेनिंग वॉल्यूम है, जो यानी न्यूक्लियस के बाहर वाला वॉल्यूम है, उसमें क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मूविंग इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स पास कर रहे थे। ओके, हम देखते हैं अभी ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था, असल में जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो प्लेनेटरी मॉडल था जो उसने 1911 में प्रपोज़ किया था। और इस मॉडल के कुछ हम पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बेस पे उसने कुछ यानी ये पोस्टुलेट्स बताए। वो क्या क्या थे पोस्टुलेट? सबसे पहले ये पोस्टुलेट है कि एटम में एक सेंट्रल पार्ट होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पॉजिटिव चार्ज वाले सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं।
ताम ओवरऑल एज ए होल जो होता है, एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर उसका मोस्टली मास जो होता है वो उससे कंसनट्रेटेड होता है। मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। फिर दूसरी उसका ये था कि ये जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। हमने अभी बात की थी कि एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर यानी एटम के बाहर जो होता है न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो जो उधर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर हैं। फिर उसकी तीसरी बात ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कांस्टेंट मोशन शो कर रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर, एक आर्बिट में मूव कर रहे हैं, जैसे प्लैनेट्स है ना। जैसे हम ये बात कहते हैं कि ये नहीं, ये कांस्टेंट मोशन शो कर रहे हैं, जैसे आप प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं सूरज के गिर्द, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, प्लानिटरी मॉडल इसीलिए इसको हम कहते हैं। और वहाँ हम ये बात कहते हैं कि उसने वहाँ क्या कहा कि वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो जिसको यानी अवे फ्रॉम सेंटर उसको अट्रैक्ट कर रही है। कोई भी बॉडी सेंट्रल जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है उस पर दो फोर्सेस लग रही होती हैं, एक सेंट्रीपिटल जो उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और एक सेंट्रीफ्यूगल। और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको बैलेंस कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान। सो ये थ्री उसके पोस्टुलेट्स थे। अब इस रदरफोर्ड का मॉडल जो था इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। पहला डिफेक्ट ये था कि रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो किस पे बेस्ड अपॉन था, इट वाज बेस्ड अपॉन लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, यानी ये लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन पे डिपेंड कर रहा था जो उसने ला दिया था। और ये लॉज ऑफ जो मोशन और ग्रेविटेशन है ये अप्लाइड होता है ओनली फॉर न्यूट्रल बॉडीज़, लेकिन ये जो है हमने अभी एटम की बात करें तो वो न्यूट्रल नहीं होता। वो चार्ज बॉडीज़ के लिए हम ये वाला मॉडल नहीं लगा सकते हैं जो उसने जो लॉज अप्लाई किए थे ना मोशन और ग्रेविटेशन वाले, वो हम चार्ज बॉडीज़ के लिए नहीं कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात करें अगर हम। फिर दूसरी बात ये थी कि ये जो है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो एनर्जी इमिट करता है, और वो एनर्जी इमिट करता है एक स्पाइरल पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इधर राइट डायग्राम को देखें तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है स्पाइरल पाथ में। अगर वो स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व करते करते फिर क्या होगा कि वो एनर्जी रिलीज़ करता जाएगा और अल्टीमेटली इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और जब ये अगर न्यूक्लियस में फॉल करेगा और तो एटम वुड कोलैप्स, जबकि रियल में आपको पता है एटम कोलैप्स नहीं होता है। ये उसका दूसरा, उसने कहा कि ऐसे कंटिन्यूसली एनर्जी मीट करता है, अगर एनर्जी कंटिन्यूसली मीट होती है फिर उसको कोलैप्स कर जाना चाहिए। तीसरी बात ये थी कि अगर इलेक्ट्रॉन मीट करता है एनर्जी कंटिन्यूसली तो फिर उसको जो स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम असल में क्या होता है, ये एक डिस्प्ले है डिफरेंट कलर्स का, जैसे रेनबो एक डिस्प्ले है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें डिस्टिंक्ट कलर्स के दरमियान डिफरेंट कलर्स के दरमियान कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती, उसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, जबकि रियल में जब एटम की अगर हम आगे जाके बात भी करेंगे, एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता बल्कि वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। सो ये थ्री फॉल्ट्स है, इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये एटम के जो है उस तरह का मॉडल नहीं था, सेटिस्फैक्टरीली उसने एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सका। ओके, थैंक यू।